हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स, एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरी है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। काफ़ी पॉपुलर स्कीम्स है। इन दोनों स्कीम्स का एक बार रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से आज इनका पोर्टफोलियो एज ऑन डेट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, किस तरीके का बना हुआ है, किस तरीके के पास रिटर्न्स रहे हैं और कौन सा बेटर है अगर आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू एवरीथिंग, चाहे वो वॉलेटिलिटी की बात हो या फिर रिटर्न्स की बात हो या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात हो। तो पूरे सारे एक तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट इसको रिव्यू करेंगे आज इस वीडियो में कि कौन सी स्कीम बेटर है और किस तरीके से आपको बेटर रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। इन डेप्थ वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार बेसिक बस यहां पर ये क्लियर कर देता हूं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स एक तरीके की ऐसी स्कीम होती है जहां पर एक फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू मूव फंड्स इनटू लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। क्योंकि अगर आप कोई स्कीम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जब परचेस करते हैं तो उसको मोस्ट ऑफ दी पैसा उस फंड को, उस म्यूचुअल फंड को, उसको स्कीम को बेसिकली उसी स्कीम के अंदर लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्मॉल कैप फंड लिया है तो आपका मोस्टली पैसा स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होंगे उसी के अंदर डला होगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जिस भी स्पेस में उसको एक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, अगर उसे लगता है कि आज की डेट में लार्ज कैप में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तो वो ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप्स की तरफ रखेगा। और जब उसको लगेगा कि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अब अट्रैक्टिवनेस बढ़ गई है तो अकॉर्डिंगली आपका पैसा मूव भी करेगा। तो एक फ्री हैंड मिलता है थोड़ा सा यहां पर फंड मैनेजर को कि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाता है। अब इसी एडवांटेज की वजह से फ्लेक्सी कैप फंड्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और ये दो स्कीम्स जो हैं वो उससे भी ज्यादा पॉपुलर हैं। अब एक बार इसका डिटेल रिव्यू करते हैं। एक बार सबसे पहले पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से शुरू करेंगे कि क्या क्या स्टॉक्स किस तरीके से अभी पोजीशनिंग है। जैसे अभी आपने पीछे देखा कि कैश में भी काफी ज्यादा चला गया था पराग पारिक, तो वो भी एक बार समझेंगे कि किस तरीके से अभी एज ऑन डेट किस तरीके की चीजें हो रही हैं। चलते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर, आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। और यहां पर मैंने टिकर टेप यूज कर रहा हूं ये पूरी एनालिसिस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पर्सनली यूज करता हूं, इसीलिए ये आपसे ये शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप पराग पारिक का एज ऑन डेट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये मैं मई 2025 का देख रहा हूं, आप देखेंगे जो अभी इक्विटी के अंदर पैसा लगा हुआ है वो है 78.18%। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो भी इनके पास पड़ा है अराउंड 10% के आसपास का कैश है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो वो भी 9.87 है, मोर ऑफ अ डेट साइड हो गया ये। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रेजरी बिल्स हैं, कुछ कमर्शियल पेपर हैं, ये 1% से नीचे नीचे ही है। अब अगर यहां पर हम देखते हैं बेसिकली जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्राइवेट बैंक्स इस समय 23% के आसपास चल रहे हैं। अभी पोर्टफोलियो भी आपको दिखाऊंगा। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज कुछ है 12% के आसपास। आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग जो है वो है आपका 9%, 9.95%। और स्पेशलाइज फाइनेंस वो जो है वो है 7.79 और फोर व्हीलर्स के अंदर इनका 7.09% है। इसके अलावा अगर मैं ये आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर सेक्टर का वेटेज भी देखना चाहते हैं तो किस तरीके से वेटेज चेंज हुआ है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो प्राइवेट बैंक से थोड़ा कम हुआ है इस क्वार्टर में, और उससे पहले देखोगे तो यही 23-25 के आसपास चल रहा है। मतलब लास्ट ईयर जो था सितंबर के अंदर 21% के आसपास था और अभी जो है वो 23% है, तो माइनर चेंज है उसके अंदर। और इक्विटी अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो ये इनकी इक्विटी की होल्डिंग है, जिसके अंदर जो टॉप होल्डिंग है आज की डेट में वो है एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड, ये है लगभग 8%, 6%, 5%। पावर ग्रिड, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आपका एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो ये सारी अभी आज की डेट में इनकी इक्विटी होल्डिंग है इंडियन मार्केट के ऊपर। इसके अलावा ये ग्लोबल एक्सपोजर भी रखते हैं, जहाँ पे इन्होंने मेटा और वहाँ के जो फैंग कंपनीज हैं वो भी बाय करे हुए हैं। डेट साइड पे देखेंगे तो डेट साइड पे ये एक पेपर है इनके पास, हालांकि बहुत कम परसेंटेज है, 0.58% ही है। आईसीआईसी बैंक का एक पेपर है 0.6% और पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे डेट साइड के पेपर्स हैं इनके पास। और अगर अदर्स में जाऊंगा तो रीट्स भी इन्होंने बाय किए हुए हैं। एम्बेसी का रीट है 0.34% और क्लियरिंग कॉरपोरेशन वाला जो है ये बेसिकली कैश इक्विवेलेंट होगा, तो इनका पैसा पड़ा हुआ है कैश वाला, 10% के आसपास वो है। और ये लिक्विड फंड में भी कुछ पैसा डाला हुआ है। तो इस तरीके से आज की डेट में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है। और एयूएम वाइज देखोगे तो आज की डेट में 1,18,000 करोड़ रुपए का एयूएम कंपनी इस स्कीम के अंदर मैनेज कर रही है। और जो जिस वजह से पॉपुलर है वो है राजीव ठक्कर जी,
जो ये फंड चला रहे हैं बेसिकली, और इनका अपना स्किन इन दी गेम भी काफ़ी ज़्यादा है, पर्टिकुलरली इस फंड के अंदर। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं और आपको यहाँ से कंपैरिजन करके दूं, तो आप देखेंगे रिटर्न वाइज अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर इसका रिटर्न आ गया। तो पिछले एक साल का रिटर्न जो है वो बेसिकली 13.54% है। 5 ईयर्स का जो CAGR है वो है 26.98%, और रोलिंग रिटर्न जो है, अगर मैं 3 साल का रोलिंग रिटर्न निकालता हूँ तो वो आता है 20.64%, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न अक्रॉस स्कीम्स एंड अक्रॉस इक्विटी मार्केट। जितने भी स्कीम्स हैं या जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न इन्होंने निकाल के दिया है। अब इसका जो हमारा दूसरा कंपैरिजन था वो था HDFC फ्लेक्सी कैप के साथ। तो HDFC फ्लेक्सी कैप अब आपके सामने रखा है, और सबसे पहले इसका भी हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन देखेंगे और एक बार कंपेयर करते हैं। फिर आप इक्विटी में देखोगे तो ये 86% है, वहीं जो हमने पराग पारिक में देखा था, पराग पारिक का जो इक्विटी एक्सपोजर था वो था 78%। तो HDFC फ्लेक्सी कैप जो है बेसिकली वो 86% है, तो थोड़ा ज़्यादा है इनका इक्विटी का एलोकेशन। कैश और कैश इक्विवेलेंट 9% है, और इनका भी अगर आप देखोगे तो 10% के आसपास है, लगभग बराबर है। रीट के अंदर इन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है 3.12%, और इन्होंने अभी रीट का एक्सपोजर कम हो गया, बट मार्च के अंदर इनका रीट का एक्सपोजर ठीक ठाक था। तो ये चीज़ है। उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ये सारी चीज़ें इनकी ऑलरेडी सेम ही है। और अब इसके अलावा ये जो था वो 2025 का मैंने अब आपको निकाला, तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं। अब इसका होल्डिंग देख लेते हैं। अगर आप होल्डिंग अब इसको होल्डिंग को कंपेयर करेंगे तो दोनों का ही जो टॉप स्टॉक है ये बड़ा ही कोइंसिडेंस। अगर आप टॉप स्टॉक देखेंगे तो ICICI बैंक, HDFC बैंक और पराग पारिक का भी अगर आप टॉप स्टॉक देखेंगे दोनों के केस में, तो वो भी आपको यही ही दिखेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया भी था। एक बार मैं दोबारा खोल लेता हूँ इसको। इक्विटी साइड पे जैसे आता हूँ, देखो HDFC बैंक इसका टॉप होल्डिंग है, ICICI बैंक भी 5% के आसपास है, और इसके अंदर भी आप देखोगे ICICI 10% है, HDFC बैंक भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। तो ये होल्डिंग एक्सिस बैंक सेम है। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक भी 5% इनके पास भी है, 5% उनके पास भी है। मारुति सुजुकी भी सेम है ऑलमोस्ट स्टॉक। और सिप्ला भी अगर आप देखोगे, सिप्ला उनके पास नहीं है। भारतीय एयरटेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HCL टेक्नोलॉजी, पिरामिल फार्मा, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स इसके अंदर हैं। और पावर ग्रिड एक कॉमन स्टॉक है दोनों के अंदर, और बजाज ऑटो, हुंडई मोटर और आइशर मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स इसके अंदर हैं। और डेट साइड पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करी हुई हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तीनों पेपर हैं। अदर्स में जाके देखूंगा तो आई गेस ये अपना रहा रीट है, नेक्सस का रीट है, एम्बेसी का रीट है, तो ये सब कुछ इन्होंने बाय किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैनेजर डिटेल में जाके देखेंगे तो इनका जो बेसिकली ये फंड मैनेजर जो है अभी पीछे, इनके जो जैसे फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप के चेंज हो गए थे, तो रोशी जैन जो है अभी 12 साल का इनको एक्सपीरियंस है। इससे पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में थी, और काफ़ी अच्छा इक्विटी इन्होंने इस फंड को अभी एज ऑफ नाउ मैनेज कर रही हैं। और अभी जो AMC का प्रोफाइल है, AMC लगभग 8 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रही है, और इस स्कीम का अगर मैं AUM देखूंगा तो वो अभी 75,000 करोड़ के आसपास है। तो मैं अगर पीयर कंपैरिजन में चला जाऊंगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पर दिखता है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका 75,000 करोड़ रुपीज़ का लगभग AUM यहाँ पर इस स्कीम के अंदर मैनेज होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बेसिकली दोनों ही फंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। सिर्फ एक जो चीज़ इनको यहाँ से अलग कर देती है वो है आपका ग्लोबल एक्सपोजर। बाकी मोस्ट ऑफ दी चीज़, अगर आप पराग पारिक का एक बार थोड़ा रिस्क वाला फैक्टर देख लें, अगर यहाँ पे मैं पीयर कंपैरिजन में जाता हूँ, तो यहाँ पर हम अगर इसके पीयर कंपैरिजन में जाएंगे और वहाँ जाके अगर रिस्क वाला फैक्टर देखेंगे, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी और चीज़ें पता चलती हैं कि अगर आप इसका ये हम आ गए सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ये पीयर कंपैरिजन। तो रिटर्न्स के मामले में अगर आप सबसे अगर दोनों स्कीम्स को कंपेयर करेंगे, तो पराग पारिक और HDFC में 1 साल का इसका 13% का है, इसका 11% का है। 3 साल का अगर कंपेयर करेंगे तो इनका 25% का है, इनका 28% का है। लाइफ टाइम CAGR अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका 20% की CAGR है, इसकी 17% की CAGR है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा बेटर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। रेशो वाइज देखेंगे तो PE रेशो इसका 21% है, इसका 30% है। तो PE रेशो वाइज भी ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है। स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में भी कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी अगर उसको देखते हैं, तो इसकी वॉलेटिलिटी इसके HDFC फ्लेक्सी कैप के मुकाबले में कम है, 10.41% है। और जो शार्प रेशियो भी है वो पराग पारिक का थोड़ा सा हायर साइड पे है, मतलब आपको जितने रिस्क के ऊपर जितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है वो थोड़ा सा बेटर है। तो पराग अगर आप ये सारे नंबर्स कंपेयर करेंगे तो पराग पारिक जो है वो तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डेटा हमें समझ में आ रही है। और जो इनका ग्लोबल एक्सपोजर है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करता है इनको। अगर आप इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्टेड हैं और ग्लोबली भी इन्वेस्टेड हैं, तो अभी पीछे जैसे
आपने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स यूएस के अंदर किस तरीके से हमें फॉल देखने को मिला कि वहाँ पे नैस्डैक 20% के आसपास गिर गया और ये सारे टेक स्टॉक भी गिरे थे, लेकिन तब इन्होंने इंडियन मार्केट में किस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया। और अगर आप उससे पहले देखेंगे, जब हम नवंबर के अंदर जब करेक्शन आई थी और यूएस मार्केट नहीं गिरे थे, तब भी किस तरीके से इनके पोर्टफोलियो को एक अच्छा खासा सपोर्ट यूएस मार्केट से मिला था। मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स यहाँ पर डाउन थी, लेकिन फिर भी इनका क्योंकि यूएस का एक्सपोजर था तो काफी अच्छा सपोर्ट इनको वहां से मिला। तो एक तरीके से अनकोरिलेटेड हो जाता है। ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर में दोनों ही मार्केट्स कोरिलेटेड नहीं, मतलब अनकोरिलेटेड नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में आपको इस तरीके से वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए ग्लोबल एक्सपोजर काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो यही सारी डिटेल इस वीडियो में चर्चा थी। और अगर इन द एंड कंक्लूजन निकालना हो, ये डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आपका होराइजन क्या है। अगर आप लंबे होराइजन के लिए जा रहे हैं तो पराग पारिक एक बेटर लग सकता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में जाना चाहते हैं और सिर्फ इंडिया को ही प्ले करना चाहते हैं तो फिर एचडीएफसी थोड़ा ज्यादा बेटर आपका म्यूचुअल फंड लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि कौन सी स्कीम बेटर है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।